हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में जो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट 2 है आपका, ये आपके पूरे आईएमआरई के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और केवल वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम आपको पता होगा कि हमने कई वीडियो बनाए हैं आईएमआरई पे और आईएमआरई चैप्टर आपका ख़त्म किया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनमें क्वेश्चन और जो पहले वीडियोज हम बना चुके हैं उसमें क्वेश्चन, दोनों में क्वेश्चन डिफरेंट हैं। क्योंकि जो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें जो है वो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट निम्न में से किस कारणों से हो सकता है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं: शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज, एनी ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट निम्न में से किस कारणों से हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किन कारणों से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और ओवर वोल्टेज से भी हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में निम्न में से कौन सा प्रभाव हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है तो कौन सा प्रभाव हो सकता है। वह व्यक्ति बेहोश हो सकता है, बर्न जल सकता है, मृत्यु हो सकती है, या इनमें से कोई भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में निम्न में से कौन सा प्रभाव हो सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, कोई भी इसमें से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट लगने पर बेहोश हो सकता है, जल भी सकता है और डेथ भी हो सकती है। डेथ उसी स्थिति में होती है जब इलेक्ट्रिक शॉक बहुत देर तक, मतलब बहुत देर तक इलेक्ट्रिक शॉक किसी व्यक्ति को लगता है तो क्या होता है, वो डेथ भी उसकी हो सकती है। और जब करंट का मान ज़्यादा होता है तो भी डेथ हो सकती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने पोल के रूप में टेलीग्राम पर डाला था। तो सबसे ज़्यादा वोट जिस पे आया था, पहले वो ऑप्शन देख लेते हैं। और आप लोगों ने ही वोट किया था तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। निम्न में से किस वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट, 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी से 132 केवी। और चौथा ऑप्शन है 440 वोल्ट से 11,000 वोल्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख के ही बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसे कहा जा सकता है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 33 केवी से 132 केवी को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कह सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के किस रूल में वोल्टेज वेरिएशन को बताया गया है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसमें रूल की संख्या है 146। तो आप बताइए कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के किस रूल में वोल्टेज वेरिएशन बताया गया है। पहला ऑप्शन है रूल 30, रूल 44, रूल 54, रूल 55। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो रूल 54 सही है। वोल्टेज वेरिएशन को जो है रूल 54 में बताया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रोड क्रॉसिंग के समय 11 केवी लाइन की मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होता है। रोड क्रॉसिंग के समय 11 केवी लाइन की मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 मीटर, दूसरा है 3 से 4 मीटर, और तीसरा है 4 से 5 मीटर, चौथा है 6 से 7 मीटर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि रोड क्रॉसिंग के समय 11 केवी लाइन की मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 4 से 5 मीटर। रोड क्रॉसिंग के समय 11 केवी लाइन की मैक्सिमम क्लियरेंस जो होती है 3 से 4 से 5 मीटर होनी चाहिए।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस टूल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है हैमर, दूसरा है टारपीडो लेवल, तीसरा है रेंच सेट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। आप लोग इसका आंसर करिए कि निम्न में से किस टूल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। इन सभी टूल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी एसेसरीज का प्रयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है किस एसेसरीज का प्रयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लव्स, दूसरा हेलमेट, तीसरा स्क्रू ड्राइवर, चौथा है बोथ 1 और 2, मतलब एक और दो, दोनों। तो इसको आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा एसेसरीज सेफ्टी के लिए प्रयोग करते हैं। तो ग्लव्स और हेलमेट का प्रयोग करते हैं और चौथा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। करा है कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग को किस प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है डेली मेंटेनेंस, दूसरा है वीकली मेंटेनेंस, तीसरा है मंथली मेंटेनेंस, तीसरा है 6 मंथली मेंटेनेंस, चौथा है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग को किस प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। देखिए जो इसमें आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग को 6 वीकली मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्पैनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्पैनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है नट बोल्ट कसने के लिए, दूसरा है तार काटने के लिए, तीसरा लकड़ी में छेद करने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा नट बोल्ट कसने के लिए हम स्पैनर का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हैंड हेल्ड मेगर को पावर सप्लाई कहाँ से मिलती है। पहला ऑप्शन है एसी मोटर, दूसरा है एसी जनरेटर, तीसरा है एक्सटर्नल पावर सप्लाई, चौथा है डीसी जनरेटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मेगर का प्रयोग, मेगर जो होता है उसको सप्लाई कहाँ से मिलती है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। मेगर को सप्लाई डीसी जनरेटर से मिलता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर निम्न में से किसे नहीं माप सकता। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा है प्रतिरोध, चौथा है ऊर्जा। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर निम्न में से किसे नहीं माप सकता। तो आप जानते हैं मल्टीमीटर जो होता है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध को माप सकता है, ऊर्जा को नहीं माप सकता। तो इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि एक्सीडेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राचीन तरीके से काम करना, दूसरा है अपने तरीके से काम करना, तीसरा है नौकरी, मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियम का पालन करना, चौथा है सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि एक्सीडेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है कि एक्सीडेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका जो है कि नौकरी जहाँ पर काम कर रहे हैं मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियम का पालन करें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस कारणों की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, दूसरा है एन अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट,
तीसरा है अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, चौथा है ऑल ऑफ एबव। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर आप लोग आंसर करिए कि निम्न में से किस कारणों की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपरोक्त तीनों कारणों की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कराए कि इलेक्ट्रिकल इंजरीज मतलब विद्युत दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर को सूचित करके मदद लेना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को गर्म पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। तीसरा है एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और चौथा है व्यक्ति को कपड़े ढीले करके उसे सांस लेने में मदद करनी चाहिए। तो आप बताइए इसका आंसर। अगर किसी को विद्युत दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को कपड़े ढीले करके उसे सांस लेने में मदद करना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस तथा इंस्टॉलेशन में प्रयोग होने वाला क्रेन, जिसे आप हैंडलिंग इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, क्रेन की रेटिंग किस में होती है। पहला ऑप्शन है KW में, दूसरा है KJ में, और तीसरा है TON टॉन में, चौथा है किमी। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं, आंसर करिए आप लोग कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस तथा इंस्टॉलेशन में प्रयोग होने वाला क्रेन की रेटिंग किस में होती है। तो दोस्तों इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है टॉन। इसमें सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत दुर्घटना से पीड़ित हो तथा उसका मुंह नहीं खुल रहा हो तो कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि प्रयोग की जाती है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसके पिछले वीडियोस में भी हमने बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब नहीं देंगे, आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि कौन सी विधि प्रयोग की जाती है अगर व्यक्ति विद्युत दुर्घटना से पीड़ित हो और उसका मुंह न खुला हो, तो किस कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है वेल्सन मेथड, दूसरा है सेफर का कृत्रिम श्वसन विधि, तीसरा है माउथ टू माउथ, चौथा है मुंह से नाक। तो आप लोग कमेंट में इसका अभी ही आंसर करिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस फायर अग्निशामक यंत्र जो होता है उसे फायर एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। निम्न में से किस फायर एक्सटिंग्यूशर प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है वेट केमिकल, दूसरा है CO2, और जो तीसरा ऑप्शन है आपका ड्राई पाउडर, चौथा है बोथ 2 and 3। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 2 and 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली से लगने वाली आग को किस कैटेगरी में रखा गया है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है A कैटेगरी, B कैटेगरी, C और D। तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि बिजली से लगने वाली आग को किस कैटेगरी में रखा गया है। इसका जो सही आंसर वो तीसरा आंसर करेक्ट है कि बिजली से लगने वाली आग को कैटेगरी C में रखा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी ग्रिड टाइप सबस्टेशन किस प्रकार का सबस्टेशन है। पहला ऑप्शन है स्टेप डाउन, दूसरा ऑप्शन है स्टेप अप टाइप, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, चौथा है NOT मतलब नन ऑफ दीज। तो आपका जो प्राइमरी ग्रिड टाइप सबस्टेशन होता है वो स्टेप डाउन टाइप सबस्टेशन होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कौन सा बस बार स्कीम सबसे ज़्यादा महंगा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट डबल बस बार डबल ब्रेकर, ऑप्शन सेकंड रिंग बस बार, ऑप्शन थर्ड सिंगल बस बार स्कीम, ऑप्शन चौथा मेन एंड ट्रांसफ़र स्कीम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन करेक्ट है।
डबल बस बार डबल ब्रेकर जो स्कीम है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, महंगा होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक होता है? पहला ऑप्शन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में प्रारंभिक कीमत जो होता है सबसे ज़्यादा आपका अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। करा कि जिस कंडक्टर से डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है? जिस कंडक्टर से डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सर्विस मेंस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फीडर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः आरसीसी पोल का फैलाव कितना होता है? तो चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला ऑप्शन है 40 से 50 मीटर, 60 से 100 मीटर, 200 से 300 मीटर, चौथा 80 से 150 मीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 80 से 150 मीटर आरसीसी पोल का स्पैन होता है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट लेइंग, दूसरा है सॉलिड सिस्टम, चौथा है ड्रा इन सिस्टम और अंतिम है ऑल ऑफ दोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए उपरोक्त तीनों विधियां मतलब डायरेक्ट लेइंग, सॉलिड सिस्टम और ड्रा इन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाला इंसुलेटर निम्न में से किस मटेरियल का बना होता है? ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाला इंसुलेटर निम्न में से किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है पोर्सिलीन, दूसरा ग्लास, तीसरा कंपोजिट पॉलीमर, चौथा ऑल ऑफ अबव। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रयोग इंसुलेटर प्रयोग होता है वो उपरोक्त तीनों पदार्थ का बना हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि स्टील कोर कंडक्टर में निम्न में से कौन सा स्टील प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्टील कोर कंडक्टर में माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लैक्टिक टावर के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रॉक फाउंडेशन, दूसरा है पोल फाउंडेशन, तीसरा है एंकर फाउंडेशन, चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो आप बताइए कि लैक्टिक टावर के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि लैक्टिक टावर मतलब के लिए हम निम्न तीनों फाउंडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यदि टर्न आ जाए तो किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सस्पेंशन टाइप, दूसरा पोस्ट टाइप, तीसरा स्ट्रेन टाइप, चौथा साइकिल टाइप। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कोई टर्न आ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है एस टाइप, दूसरा आई टाइप, तीसरा ए टाइप, चौथा टी टाइप। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। पोल माउंटेड सब स्टेशन का स्ट्रक्चर जो होता है एच टाइप होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कराए कि निम्न में से किसका प्रयोग रिपेयर तथा मेंटेनेंस के समय सिस्टम को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग हम जब रिपेयर या मेंटेनेंस का कार्य करते हैं तो किस सिस्टम को हम मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है इंसुलेटर, दूसरा है आइसोलेटिंग स्विच और आइसोलेटर, तीसरा है बस बार, चौथा नन ऑफ दोज। तो आपको पता है आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं जब हमको मेंटेनेंस करना होता है तो उसको वहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों एक ज़रूरी बात है कि बहुत से क्वेश्चन जो भी वीडियो बनाते हैं लगभग 3 या 4 तो कमेंट आते ही हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि वहाँ पे क्या गलती है, तो उसको हम देखेंगे और फिर सही अगर गलत रहेगा तो फिर उसको हम अपडेट कर देंगे। देखिए जो वैल्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि जैसे पावर वायरिंग हो गया, उसमें कापर का साइज़ कितना होता है, ऐसे वैल्यू टाइप तो हर बुक में अलग अलग दिए गए हैं। अभी इसका पिछले वीडियो जो मैंने डाला था पावर वायरिंग पे, उस पर 2-4 कमेंट आया है कि जो आपका कापर वायर है उसका साइज़ और एल्युमिनियम वायर के साइज़ के लिए। तो जो बुक मेरे पास जो बुक है उसमें जो दिया है उसी के हिसाब से मैंने ऑप्शन बनाया है, और आपके बुक में जो दिया हो वो भी सही है। लेकिन जो वैल्यू होता है ना, जो मतलब जैसे दिया है 2.5 mm², तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली होता है, इसी के आसपास होता है। 2.5 है 2.6 होगा या फिर 3 पॉइंट पे चला जाएगा, तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट मतलब कि नज़दीक वैल्यू होता है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार आपको टिक करना होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।